हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग सीडीपी का 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कि पिछली बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने से यही होता है कि हमें पता लग जाता है कि आखिर क्वेश्चन किस टॉपिक से किस टाइप से पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेना चाहिए। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर, ठीक है, रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता की यह कथन, ठीक है, पिता ने जो ऐसा कहा, ये किस टाइप का कथन है, ये क्या दर्शाता है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभावों को कम करता है, या लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन लैंगिक भेदभाव को कम करता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अब बचा ये ऊपर का दोनों, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, तो ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। मतलब ये ऐसे जो बोला, जो बच्चे मतलब लड़कियां रोती हैं लड़के रोते नहीं हैं, ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए, या विद्यार्थियों को अनेक अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। क्या होगा एक प्रगतिशील कक्षा में, क्या हो सकता है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में फ्रेंड्स ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। देखिए मौका शब्द अगर कहीं भी आए स्टूडेंट के लिए, ठीक है, स्टूडेंट के लिए अगर मौका शब्द कहीं भी आए कि उन्हें मौका प्रदान किया जाए, तो वो ऑप्शन जो है लगभग में 90% तक जो है सही माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से ये देख लीजिएगा, तो ये ज़्यादातर ये आंसर सही ही होता है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या क्या करेगा। सो बताइए, अध्यापिका की यह योजना क्या करेगा। तो अधिगम के लिए जो है पार एवं आधारभूत संरचना का काम करेगा। क्या करेगा, अधिगम के लिए जो है आधारभूत संरचना का काम करेगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। ठीक, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण का द्वितीय कारक है। तीसरा ऑप्शन है समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण का द्वितीय कारक है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या आप समझिए कि परिवार जो है प्राथमिक कारक है। ठीक है, परिवार जो है प्राथमिक कारक है, बच्चे का समाजीकरण परिवार से स्टार्ट होता है। ठीक, और विद्यालय आस पड़ोस ये सब द्वितीय कारक माना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। ठीक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन यही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है कि, ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पे जोड़ देता है। देखिए ऑप्शन देखिए, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है।
एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। नहीं, ये भी नहीं होता है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, हाँ ये हो सकता है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, ये हो सकता है। देखिए अगला ऑप्शन देखिए, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। गलत बात, क्योंकि जो है बुद्धिमत्ता सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग ने सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? कोई भी काम इसलिए बच्चा कर रहा है या कोई कर रहा है क्योंकि समाज जो है इसे स्वीकृति देता है, दूसरा इसे स्वीकृति देता है कि ये काम ठीक है, इसे करना चाहिए। तो इस नैतिक विकास का यह चरण किसको दर्शाएगा? तो फ्रेंड्स ये चरण प्रथागत को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रथागत को। ये प्रथा चली आ रही है तो इसलिए हम भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रथागत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। किसके महत्व पे जोर देता है? ठीक है, तो वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था उसमें फ्रेंड्स समाज और संस्कृति का जो है ज़्यादा महत्व दिया गया था। देखिए क्वेश्चन में ही है सामाजिक व सांस्कृतिक। ठीक है, ये समाज और संस्कृति में बोले थे कि समाज और संस्कृति से ही बच्चा जो है सीखता है। तो ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरण। ठीक है, वाइगोत्स्की का नाम अगर कहीं हो तो समाज और संस्कृति से उसे रिलेट करिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित किया है। जीन पियाजे का जो भी सिद्धांत था उसमें जो है बच्चा जो है संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस तरह से जो है रखता था, किस तरह से वर्णित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स स्कीमा। ठीक है, मतलब जो भी हम लोग सीखते हैं उसको बचपन से जो भी सीखा जाता है उसको एक क्रम में जो है हम लोग जो है दिमाग में जो उसको सेट करते हैं उसी को जीन पियाजे जो है स्कीमा बोले हैं। ठीक है, जो भी हम लोग सीखते हैं उसको जो एक मतलब एक चेन की तरह जो है हम लोग दिमाग में सेट करते हैं कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये, ऐसे हम लोग सीखे हैं, उसी को स्कीमा कहा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्कीमा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो ये पूछ रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है उसका गुण सब मतलब उसका जो गुण है उसमें से इसमें से कोई एक होगा तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो अमूर्त सोच का विकास, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का ये गुण नहीं है, क्योंकि ये वाला जो गुण है वो संक्रियात्मक अवस्था का है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का नहीं है। देखिए विचार सोच में केंद्रीकरण, ये देखिए ये है राइट ऑप्शन, विचार और सोच में केंद्रीकरण। इस उम्र का बच्चा जो है अपने विचार और अपने सोच में जो है केंद्रित होता है। उसको मतलब जो भी उसको अच्छा लगता हो तो उसको लगता है सबको वही अच्छा लगता होगा। ठीक है, अगर उसको कोई आइसक्रीम पसंद है, जैसे चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है, तो वो समझता है कि सारे को जो है चॉकलेट आइसक्रीम ही पसंद है। ठीक, अगर उसको कहीं जाना है तो वो समझता है सबको वहीं जाना होगा। ठीक, तो ये होता है सोच में केंद्रीकरण। तो 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है, देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल का होता है। ठीक है, 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है वो सोच में केंद्रीकरण रखता है, अपने विचार में केंद्रित रहता है, सोचता है हमको जो पसंद है वही सबको पसंद हो। ठीक, अगला है परिकल्पित निगमनात्मक सोच संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा विचार एवं सोच में केंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक, ऑप्शन है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। तो विकास तो पहली बात सभी के लिए कहीं भी कुछ भी समान नहीं होता है, तो इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। जी नहीं, विकास जो है कभी भी विद्यालय, जब से बच्चा जन्म लेता है तब से जो है उसका विकास शुरू हो जाता है और मरने तक होता रहता है। जब तक कि मतलब कोई इंसान मर न जाए तब तक उसका कुछ ना कुछ विकास होता ही रहता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, तो नहीं, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा।
विकास बहुआयामी होता है, ये राइट ऑप्शन होगा इसका। विकास जो है बहुआयामी होता है, विकास हर क्षेत्र में होता है, मतलब ये नहीं है कि हाँ बस एक ही जगह एक ही चीज़ में होता है, विकास हर चीज़ में होता है, इसलिए इसको बहुआयामी बोला जाता है, हर चीज़ में और अलग अलग होता है सबका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? ठीक, ऑप्शन देखिए, सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त सांवेदिक, मूर्त, मूर्त अमूर्त सांवेदिक, अमूर्त मूर्त सांवेदिक। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सांवेदिक, मूर्त, उसके बाद अमूर्त। देखिए, सांवेदिक पहले सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा अपने संवेदी अंगों से सीखता है। ठीक, उसके बाद मूर्त रूप से अगर किसी को देखता है तो उसके बारे में वह सोच पाता है, और उसके बाद वह स्टेज आता है जब वह अमूर्त रूप से जिसको नहीं भी देखा है उसके बारे में भी सोचना प्रारंभ कर देता है। तो ये इसका सीक्वेंस होता है। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है, सांवेदिक, मूर्त, उसके बाद अमूर्त। ठीक, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा में अगर व्यक्तिगत विभिन्नता है, मतलब अलग अलग टाइप के बच्चे हैं जो मतलब विभिन्न तरह से हैं, तो उनको जो है किस प्रकार देखना है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा नहीं, क्योंकि समावेशी शिक्षा में बताया गया है कि सब बच्चों को एक साथ जो है शिक्षा देना है, चाहे वो दिव्यांग बच्चा हो चाहे वो फिर जो है नॉर्मल बच्चा हो। ठीक, अध्यापक के पक्ष पर असफलता नहीं, अध्यापक को तो कभी भी बच्चों को निगेटिव लेके नहीं चलना है, हमेशा जो है पॉजिटिव बच्चे को लेके चलना है, उसको जो है उसके पक्ष को हमेशा जो है प्राथमिकता देना है। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड गलत, क्योंकि कभी भी आप योग्यता के आधार पर कक्षा में जो है समूह में बच्चे को नहीं बांट सकते हैं, एक अध्यापक होने के नाते आपको यह नहीं करना चाहिए। अगला है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, तो ये राइट ऑप्शन होगा। जो विभिन्न तरह के बच्चे हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता वाले जो बच्चे हैं क्लास में, तो उससे क्या होगा, अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। ठीक है, समावेशी कक्षा समझ गए, जिसमें दिव्यांग बच्चे भी हों और नॉर्मल बच्चे भी हों, तो उसमें जो है किस पे आपको जोर देना है? ठीक, तो प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को, मतलब जो कि अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको जो है उस टाइप से जो है हम लोग ट्रीट करेंगे, मतलब टीचर होने के नाते आप ट्रीट करिएगा। ठीक, तो ये जो है ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। अभिवेदी समरूपी निर्देश, एक समान सबको निर्देश दे दिए आप कि चलो ये काम करो, मान लीजिए अगर उसमें जिसमें जो बच्चा जो है आँख से कम देख पा रहा है उसके लिए अगर दिक्कत हो जाएगा, जो नॉर्मल बच्चा कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए ही कोई काम करवाना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, छात्रों का अलगाव तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, मतलब छात्रों को ग्रुप में बिल्कुल भी नहीं बांटना है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, देखिए किसी भी टीचर के एग्ज़ाम में, अगर आप टीचर का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, तो अगर बच्चा को अवसर देने वाली बात हो तो वो ऑप्शन लगभग में सही ही होता है, तो वो जो है सही ऑप्शन होगा। ठीक, तो इस ये भी देखिए, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बच्चा को अवसर प्रदान करना है समावेशी कक्षा में। ठीक, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? ठीक, ऑप्शन देखिए, मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। ठीक, तो जब भी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब इसका राइट ऑप्शन ये 3 वाला होगा। देखिए, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो, मतलब जब से ये 2000 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जब से आया है तब से जो है अगर बच्चे किसी रूप से जो है सो दिव्यांग है तो उसको जो है उसको दिव्यांग अंग बोला जाता है। ठीक है, उसको दिव्यांगता बोला जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? क्या
नहीं करना चाहिए। मतलब अगर अधिगम कठिनाई से बच्चा कोई जूझ रहा है तो आपको एक टीचर होने के नाते क्लास में क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, ये करेंगे ही, क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल जो बच्चा नहीं सीख पा रहा है उसको हम उस सामग्री से उसको हम बच्चे को सिखाने का प्रयास करेंगे, तो ये सही है। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, ये हम इस्तेमाल करेंगे तभी तो बच्चा को हम कुछ सिखा पाएंगे ना, क्योंकि ये अधिगम कठिनाई से जूझ रहा बच्चा तो उसको सिखाने का हम हर किस तरीका से ये बच्चा सीख जाए वो सारा जो है हम प्रयोग करेंगे। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, देखिए ये भी सही है। अगर कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो उसको व्यक्तिगत तरीके से हम जो है एक टीचर होने के नाते आपको व्यक्तिगत तरीके से जो है सिखाना पड़ता है। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, ये नहीं कर सकते हैं। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जो है जटिल संरचनाओं का प्रयोग जो है हम नहीं कर सकते हैं अधिगम कठिनाई वाला जूझते बच्चों के साथ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो आंसर भी हमको निगेटिव ढूंढना पड़ता है, इसलिए जो निगेटिव वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ठीक है, और बाकी फ्रेंड्स जो बाकी का 15 क्वेश्चन है वो मैं अगले वीडियो में आपको कल दिखाऊंगी। तो तब तब तक के लिए बाय। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।